हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री और क्लास 12th की केमिस्ट्री मैं ही पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप 10th से 11th में जा रहे हो तो अब बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। जैसे आपने 10th तक पढ़ा था, साइंस में ही आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें पढ़ी थी, लेकिन जब 10th से आप 11th में जाते हो तो एक ब्रॉड सिलेबस होता है आपके पास, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आज से क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्लास 11th की पढ़ाई जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं और हमें कहां से स्टार्ट करना है। जैसे अगर हम अभी तक आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते थे, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अब यहां पे जो आप 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, इस केमिस्ट्री को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड किया गया है? एक पार्ट को बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे पार्ट को बोला गया इनऑर्गेनिक, और तीसरी पार्ट को बोला गया फिजिकल, ठीक है। मतलब कि अब केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस हो गए, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, एकदम अलग थलग है, ठीक है। तो इसमें जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? मेनली इस ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स, उसके बाइकार्बोनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक में क्या आता है कि इसमें हम लोग स्टडी ऑफ, हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड कंपाउंड्स के बारे में, एंड इट्स कंपाउंड्स अदर देन कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली आपको कार्बन के बारे में ही पूरी है, पूरा कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इसमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, जो बाकी एलिमेंट्स बचे और उनके कंपाउंड्स बचे, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहां पे मैटर के बारे में, मेनली मैटर के बारे में, और वेरियस लॉज हैं, उन लॉज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हम लोग क्लास 11th की बात करेंगे तो 11th में जो हमारा पहला चैप्टर होगा, आप अगर एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, उसमें जो पहला चैप्टर होगा वो इस नाम से आपके सामने आएगा। क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस नाम से आपका पहला चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन एक चीज है कि जैसे कोचिंग फील्ड्स में जब हम लोग IIT-JEE और नीट की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इस चैप्टर को हम लोग किस नाम से पढ़ाते हैं? इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाते हैं मोल कॉन्सेप्ट के नाम से। मतलब
आपको ये चैप्टर कहीं दिखेगा ही नहीं। अगर किसी भी कोचिंग का आप वीडियोस ओपन करोगे तो वहां पे जो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मूल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर का एक टॉपिक है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसी को एक चैप्टर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये अब हम लोग इस मूल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है, क्योंकि वो आप पहले पढ़ चुके हो, उसी के बारे में चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंड लेक्चर ऑनवर्ड्स होगा वो आपके लिए एकदम नया होगा, और ये मान चलिएगा असली कहानी वहां से शुरू होती है, और वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको। सेकेंड लेक्चर ऑनवर्ड से आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आज हम लोग क्या होगा, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है उसी को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? ये बेसिकली एक साइंस का ही पार्ट है जो डील करता है मैटर के स्टडी के बारे में। हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी आप क्या करो, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के नाम से ही चैप्टर को स्टडी करेंगे, और कोई भी चीज छूटेगी नहीं। आपको A to Z एकेडमिक से लेके IIT JEE नीट लेवल तक के सारी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, कोई भी चीज आपको यहां से मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि जो हमने केमिस्ट्री की डिफिनेशन आपको बताई उसको मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है ये? देखिए, केमिस्ट्री हमको क्या बताती है कि ब्रांच ऑफ साइंस है, ये एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है, दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी इसमें हम लोग करते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, इट्स स्ट्रक्चर, जो भी मैटर है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एंड द चेंजेस इट अंडरगोज इट्स इन कंपोजिशन, और किसी को बनाने में उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इनके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है। एज वेल एज, और हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस, कितनी एनर्जी ली जा रही है, दी जा रही है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई कि डिफिनीशन की। अब केमिस्ट्री का यूज कहां कहां पे है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आप केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो केमिस्ट्री हर एक चीज में आपकी इन्वॉल्व है। आपके आसपास कोई भी चीज है, हर एक चीज में आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। कैसे? अब कोई कहेगा भाई कैसे? तो आपके आसपास जो भी चीज है, कोई भी एनीथिंग जो दिख रही है, नहीं दिख रही है, हर एक चीज में केमिस्ट्री है। कहोगे कैसे सर? तो अभी हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। वो मैटर तो हर एक चीज हो गई ना आपके पास जो है, और मैटर क्या है, कहां हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की। क्या इंपॉर्टेंस है इस केमिस्ट्री का? तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हर एक जगह पे है। अगर हम मेडिसिन के सेक्टर में बात करें तो जितनी भी दवाई हैं वो किसकी वजह से बनी है, केमिस्ट्री की वजह से बनी है। एलिमेंट्स पता है हमें, कंपाउंड्स हमें बनाने आते हैं, तब हम दवाइयां प्रिपेयर कर पा रहे हैं। कोई भी दवा, जैसे आप पेंसिलिन लो, एस्प्रिन लो, टेक्सोल लो, बहुत जो भी दवाइयां हैं सब, अगर केमिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती हम एक भी दवा नहीं बना पाते। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, अब इंडस्ट्रीज जो है मैक्सिमम जो है आपके इसी पे डिपेंडेंट है। कैसे? अब क्या, इंडस्ट्री में जो भी चीजें बनती हैं, अगर आप सोचो कि पॉलीमर्स जो पीवीसी पाइप्स होती हैं, या सिंथेटिक रबर्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, एडेसिव्स होते हैं, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। केमिकल्स के थ्रू ही बनते हैं। केमिकल कहाँ पाए जाते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर अगर हम लोग इसकी एग्रीकल्चर की लिए बात करें तो एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे पहले क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर हम लोग करते थे, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे, लेकिन उससे जो हम लोग पैदा करते थे, जो हमारा उपज होती थी बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि
पहले हमारे पास क्या था, क्या नहीं था, पेस्टिसाइड्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे। तो इसकी वजह से था कि हम बहुत बड़े लेवल पे खेती किया करते थे लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था। आज क्या है, आज आप बहुत छोटे लेवल पे खेती करते हो और उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेते हो। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन हो पाया क्योंकि उस पर रोग नहीं लगते हैं। रोग नहीं लगने का रीजन क्या है कि हम लोग बीज को शोध करते हैं उसके बारे में, उसमें हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर अब क्या है, केमिकल्स ही तो है। तो इससे क्या हो गया, हमारा यहां भी यूज हो गया, घरों में आप जो भी चीज यूज करते हो वो सब केमिस्ट्री की दी गई है। आज के सिनेरियो की बात करें, जैसे आप सोप यूज करते हो, डिटर्जेंट यूज करते हो, परफ्यूम्स यूज करते हो, ये सब क्या है, सब केमिकल्स हैं। हम नेचुरल की बात नहीं कर रहे हैं, जो नेचर से आपको मिलता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आप मैनमेड प्रोड्यूस यूज कर रहे हो वो सब क्या है, वो सब केमिकली बनाए गए हैं। तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंस है, और भी बहुत सारे फील्ड्स में इसकी इंपॉर्टेंस है, हर जगह इन्वॉल्व है। मैंने कहा ना, केमिस्ट्री हर जगह इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलो इतना नोट कर लो, फिर अब आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। देखो, हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर की चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। देखो, मैटर जो होता है वो आपके आसपास की हर एक चीज जिसके पास मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस कंटेन कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास अपना मास है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस, आपके आसपास जो भी चीजें हैं सब चीजें क्या है, मैटर के अंतर्गत ही आती हैं। चाहे आप हवा की बात करो, चाहे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, वाटर, जो ये है ये सब क्या है, एक तरीके से मैटर है। फिर अब लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं। अब देखो, मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम लोग मैटर को डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन आप पढ़ चुके हो कि जब हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड करते हैं तो मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। फिजिकल का मतलब होता है जो हमको फिजिक्स, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। सॉलिड भी आप देख पाते हो, सॉलिड का फिजिकल स्ट्रक्चर है, लिक्विड का है, गैस को आप देख नहीं पाते हो लेकिन महसूस कर पाते हो। तो ये इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम इसमें सॉलिड की बात करें तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसकी वजह से इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। और इसका सॉलिड का क्या होता है कि डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप होता है। शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी सॉलिड से ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। और इनका क्या होता है कि शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब ये जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप ले लेंगे, शेप फिक्स नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहा। जब हम गैस की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि ना तो इसका शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, और इसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि बहुत आसानी से, फ्रीली, बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप गैस को रूम में अगर आप एक परफ्यूम छिड़कते हो तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आपके फैल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से फैलते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। ये तो बात हो गई फिजिकल क्लासिफिकेशन की। जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पे हम मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से पार्ट में? एक तो प्योर सब्सटेंस होगा और एक मिक्सचर होगा।
अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया कि जिसमें प्योर सब्सटेंस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, सबसे बड़ी चीज है कि इसका कंपोजिशन फिक्स होता है, मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। और जब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज आती हैं? एक तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स का मतलब हो गया सिंगल एलिमेंट, और कंपाउंड का मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जब मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर को भी दो टाइप में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कहां है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और इन मिक्सचर्स को फिजिकल मेथड के द्वारा आप इनके एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इसको अगर आप मिक्स करोगे तो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसको आप अपनी नेकेड आई से उनको देख पाओगे और उनको बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? जैसे बात करें होमोजेनियस मिक्सचर, क्या एग्जांपल कोई बताएं आप? देखो, होमोजेनियस मिक्सचर आप अपने घर में ही देखते हो, आप चीनी और पानी का शरबत बनाते हो। क्या पानी में चीनी घोलने पे आप चीनी दिखता है क्या आपको? या कहीं ऐसा होता है क्या कि ऊपर उठाया तो कम मीठा रहेगा, नीचे गए तो ज्यादा मीठा होगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर चीनी पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है तो पहला जो ड्रॉप लोगे और लास्ट ड्रॉप लोगे, दोनों में सेम मिठास होगी। इसका मतलब है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है। और उसको अगर सेपरेट करना हुआ तो आप ऐसे नहीं करोगे कि छन्नी में छाना, चीनी अलग हो गया, पानी अलग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसको अलग करने के लिए आपको सर्टेन मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे आपको बॉइलिंग करनी पड़ेगी। बॉइलिंग करने से क्या होगा? वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और आपको जो शुगर था वो सॉलिड के फॉर्म में फिर मिल जाएगा। तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो जहां पे कि हम लोग, जैसे इसमें कौन से मिक्सचर आएंगे? जैसे अगर हमने मान लिया कि सैंड लिया और वाटर लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो आप देखोगे कितना भी घुमा लो, मिक्स कर लो, आपको सैंड के पार्टिकल्स वाटर में दिखाई देंगे और कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? उसको अगर सेपरेट करना है तो पानी ऊपर से गिरा लो, सैंड रह जाएगा, या छन्नी लेके पानी गिरा दो, पानी चला जाएगा नीचे, सैंड बच जाएगा। तो ये इजिली आप मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में सेपरेशन नॉर्मल फिजिकल मेथड द्वारा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। मैं भी इसको रिटन फॉर्म में भी आपको बता दे रहा हूं, प्लीज नोट इट। चलो बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं, जो हमने बोला उसको हम लोग यहां मेंशन कर दिया कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और एवरीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज आपके आसपास है वो सब क्या है? मैटर है। फिर हमने इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है सॉलिड। सॉलिड का क्या था? इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत पास होते हैं, एंड नॉट फ्री टू मूव, और मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। सॉलिड हैज डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, मींस इनका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है और शेप भी डेफिनिट होता है। फिर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है? द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन फ्री टू मूव अराउंड, आस पास थोड़ा बहुत फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इनका क्या होता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। ये जिस चीज में डालोगे उसी का शेप ले लेते हैं। जब हम गैस की बात करेंगे, गैस में क्या होता है कि ये जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं फार अपार्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत तेज मूव करते हैं। और मूव करने के कारण इनमें क्या होता है कि न तो इनका शेप फिक्स होता है, न ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक, अब क्या होता है? जो ये तीन स्टेट हैं मैटर के, आप इन तीनों का आपस में कन्वर्जन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, जैसे हमने पढ़ा क्या क्या है? सॉलिड है,
लिक्विड है और गैस है। ये तीन स्टेट पढ़े मैटर के हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इसमें देखो क्या होता है, अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट। अगर लिक्विड को गैस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट। अब अगर मान लो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि भैया लिक्विड को सॉलिड में करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कूल करना पड़ेगा, ठंडा कर दें लिक्विड को तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस को अगर लिक्विड में करना है तो हमें फिर यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको कूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये इंटर कन्वर्जन है, मतलब हम लोग जो ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा हमने, इनको आपस में तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई चेंजिंग देयर फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन, बाई चेंजिंग देयर कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशन चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा करके। जैसे ये कूल करना है तो हम लोगों ने प्रेशर चेंज किया, और यहाँ इसको सॉलिड को लिक्विड में करना है तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये लिक्विड में हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिया तो कूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन है। आप एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जा सकते हो, मतलब मैटर के एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जा सकते हो बाय चेंजिंग देयर कंडीशन। ठीक है, तो ये है, ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। कौन कौन से पार्ट में, एक तो हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, इसमें हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस में इसको ब्रेक किया, और दूसरा ब्रेक किया मिक्सचर्स में। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें कंपोजिशन फिक्स होता है और कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और इनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस है। इनको हम फिक्स्ड, इनका कंपोजिशन फिक्स्ड है। ठीक है, जब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पे ये दो पार्ट में फिर से ब्रेक होता है। एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब देखो सॉरी, जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट जो भी है ये क्या होता है, कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये क्या होते हैं कि ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये केवल एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और ये पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक, जो एटम होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के, वो डिफरेंट होते हैं नेचर में। सेम एलिमेंट्स के एटम जो होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट्स के हमने एटम लिए हैं तो वो नेचर में अलग अलग होते भी हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब क्या होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, सिंगल वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। कंबाइंड फॉर्म का मतलब है एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन रहेंगे, एटम्स कंबाइन होते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे वो लोग हमेशा इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा कंबाइन के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, हाइड्रोजन H2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक,
फिर जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स में तो सिंगल था, एक टाइप के एलिमेंट हुआ करते थे, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, दो या दो से अधिक टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स, ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो सकते हैं इन अ डेफिनिट रेशियो, लेकिन यहां पे क्या होता है, जो रेशियो ऑफ मास होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, मास के फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। जैसे अगर कंपाउंड की बात करें, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाते हैं, तो उनका रेशियो क्या हो गया, 1:1 का। अब जैसे हमने बात किया कि वाटर का क्या होता है, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिले, इनके मास का रेशियो क्या होगा, 2:1, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे, ये दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलके फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। तो चलो अब हम बात करते हैं इधर की मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है कि जैसे एलिमेंट्स में क्या था, जो प्योर सब्सटेंस होता था, इसमें क्या था, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता था, लेकिन यहां पे क्या होगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कि वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। जैसे कैसे, जैसे अगर आपको चीनी और पानी का शरबत तैयार करना है, तो आप क्या करोगे कि 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच मिलाओगे तो भी शरबत तैयार होगा, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डालोगे तो भी शरबत तैयार होगा, लेकिन क्वालिटी दोनों की अलग अलग रहेगी। तो यहां पे कंपोजिशन फिक्स नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कितना लेते हो, ठीक है। तो वेरिएबल कंपोजिशन है और कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, और सबसे बड़ी चीज है कि इनको आप इजी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हो, आसानी से सेपरेट हो जाते हैं ये, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, तो फिर हमारा मिक्सचर को हम लोगों ने 2 टाइप में ब्रेक किया, जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर तो आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं, पूरे थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पूरे में समान रूप से फैले होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप अगर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी को मिक्स किया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का 1 चम्मच पानी लिया तो उसमें नमक ज्यादा होगा और नीचे 1 चम्मच पानी लिया तो उसमें नमक कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरे कंपोजिशन में यूनिफॉर्मली फैले होते हैं, ठीक है। तो इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट पूरे में एक जैसे फैले होते हैं। दूसरा क्या होता है, कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। जो भी इसमें कंपोनेंट्स हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब आप कहो कि अगर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी नमक आपने घोल दिया, आपने घोला है, आपको पता है इसमें नमक है, आप अपने दोस्त को दो, लो भैया इसमें बताओ इसमें क्या है, तो उसको तो सादा पानी दिखाई देगा, तो वो नहीं बता सकता जब तक कि टेस्ट ना करे कि इसमें नमक है कि नहीं है। तो ये इसमें जो पार्टिकल्स मिक्स किए जाते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इनके जो इनका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, सब जगह एक जैसा नहीं होता है, पूरे मिक्सचर में एक जैसा नहीं होता है। कहीं पे आपको, जैसे आपने पानी में मिट्टी मिला दिया, बालू मिला दिया, बालू मिक्स किया, अभी तो दिखेगा कि सब जगह एक जैसा है, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या होगा, पानी में बैठ जाएगा तो वो अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा, ठीक है, एक जैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और क्या होता है, मोर देन 1 फेजेस आर प्रेजेंट, और यहां पे एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट होते हैं।
फेज का मतलब हो गया, आप जैसे बालू नीचे बैठ गया तो वो एक फेज हो गया, बालू अलग पानी अलग, आपको फेज दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें आप क्लियरिफाई कर पाओगे कि कहां पे पानी कहां पे वो है। जैसे अगर मान लो आपने पानी में ऑयल की कुछ बूंदें डाली, जो आपका सरसों का तेल होता है उसको डाल दिया, तो वो कभी मिक्स नहीं होता है, वो आपके पानी के ऊपर लेयर बना के बैठ जाएगा, तो वो आपको अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं आपसे। एक इंपॉर्टेंट नोट ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है, उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उससे डिफरेंट होगी। अब इसका क्या मतलब ये समझो। जैसे मान लिया ये हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक, एक और हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, और एक ऑक्सीजन ले लिया, दो हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, ये ऑक्सीजन है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। अगर हाइड्रोजन को अलग देखा, ऑक्सीजन को अलग देखा, ये दोनों क्या हैं? गैसियस हैं, दोनों का प्रॉपर्टीज भी एकदम अलग अलग है। लेकिन जब हमने क्या किया, इन दोनों को इस रेशियो में ले लिया, अब ये क्या बन गए? H2O। ये अभी इंडिविजुअल लेवल पे क्या थे? गैसियस थे, लेकिन जब हमने इस रेशियो में इसको ले लिया तो अब ये क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड की अलग प्रॉपर्टी होती है, गैस की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ये यही कह रहा है कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो आपके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग होगी। ये तो बात एक एग्जांपल हो गया। जैसे और भी एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लिया, हमने क्या किया, दो कार्बन के एटम्स ले लिए, एक कार्बन लिया, एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। दो कार्बन एक ऑक्सीजन लिया, तो अब ये अलग अलग हैं सब, ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हमने इस रेशियो में इनको ले लिया तो ये एक नया बनेगा कंपाउंड, वो क्या होगा? CO2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा और उसकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से एकदम अलग होगी, एकदम डिफर प्रॉपर्टी होगी उसकी, ठीक है। तो यही है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टी से एकदम अलग होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हो गया। तो और क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, जिन एलिमेंट से कंपाउंड मिलके बना है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको आप सिंपलर सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, हमें उसमें केमिकल मेथड्स लगाना पड़ेगा, फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बेसिकली मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। मैटर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड किया सॉलिड, लिक्विड, गैस में, फिर उसको हमने स्टडी किया।
फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, फिर प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर को डिवाइड किया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो बेसिक है, इससे रिलेटेड चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बस एग्जाम में एक चीज पूछी जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इनके बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब जो है इस लेक्चर के बाद जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, तब हमारी असली पढ़ाई शुरू होगी और वो एकदम अलग टाइप की होगी। अभी आप जो भी चीजें पढ़े हो वो आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये चीज तो हमें पता है, और ये आप 9th 10th में आप पढ़े भी हो, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, ये सब पढ़े हो, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है पहले से। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक होगा, मोल कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, अब हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर से हमारा एकदम फुल फ्लेज में चीजें आने वाली हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा लाइटली, मतलब लाइटली ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन इसको देख कर ये बोर मत होइएगा कि ये तो एकदम सब बकवास वाला चीजें हैं। हम लोग अगले लेक्चर में एकदम अलग तरीके से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर से मिलते हैं, तो आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।